Hello students, good morning. Welcome to YouTube, my channel Education for Skills. I am Anil Goswami, your English teacher. I will teach you class 6 lesson 10 punctuation. It's okay. आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का कक्षा 6 चैप्टर 10 पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएशन मीन्स होता है विराम चिन्ह। क्या होता है? विराम चिन्ह। जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते होंगे, सभी लोग लगभग जानते ही हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर नहीं पता है तो इस चैप्टर के माध्यम से हम क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, कितने चिन्ह होते हैं। तो इंग्लिश में हम कौन कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, आइए हम देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से केयरफुली तरीके से देखेंगे तो आपका हिंदी भी काम आएगा, क्योंकि आपका जो चिन्ह है, यह चिन्ह जो ये चिन्ह इसमें लिखा गया है, यह चिन्ह हिंदी में भी आपको काम आएगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा। बाकी चिन्ह तो आ जाएंगे। एक चिन्ह जो है यहाँ पे विराम, इस विराम का हिंदी में अर्थ होता है खड़ी पाई, लेकिन इंग्लिश में उसे पॉइंट या डॉट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इस चैप्टर के माध्यम से हम देखते हैं। भाषा के लिखने में अर्थ तथा भाव के अनुसार कोई भी भाषा अगर हम लिखते हैं तो उसके अर्थ तथा भाव के अनुसार कुछ विराम चिन्हों को लगाना पड़ता है, कुछ विराम चिन्हों को लगाना पड़ता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी विराम चिन्ह कहते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स, MARKS, पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर दिक्कत है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं MARKS, पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है, कहते हैं। इंग्लिश में निम्न विराम चिन्हों को प्रयोग में लाते हैं। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट जो आपका है, इसमें नीचे जो दर्शाया गया है इसी के माध्यम से, यानी कुछ ऐसे ही विराम चिन्ह हैं जिनको हम प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है फुल स्टॉप। फर्स्ट क्या है? फुल स्टॉप। बात समझ में आ रही है? तो फुल स्टॉप का चिन्ह यानी एक डॉट, इस प्रकार से जो डॉट होता है उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप कहाँ पे प्रयोग करते हैं, आइए हम देखते हैं कि सेंटेंस के पूर्ण रूप से, कोई भी सेंटेंस अगर होता है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं इंग्लिश में, वहां पे अगर उस सेंटेंस का आशय पूर्ण हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगर फुल स्टॉप आप नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब कि आपका वह सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग होगा, यानी गलत होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आप केयरफुली तरीके से इस चैप्टर को देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह आपको हमेशा हमेशा के लिए एक एक वर्ड पे, एक एक अक्षर पे, एक एक सेंटेंस पे कहाँ पे क्या लगता है, कैसे लगेगा, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। तो आप बिल्कुल अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को एकदम एकाग्र और अस्थायी करके आप बैठिएगा और इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। नहीं आएगा आप फिर से उसे कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाइए कि ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको उसका आंसर देने का पूर्णतः कोशिश करूंगा, ठीक है। फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, राम वेंट टू स्कूल, यानी हिंदी में इसका अर्थ होगा राम स्कूल गया। राम स्कूल गया, यानी यह सेंटेंस कैसा लग रहा है? क्या अभी अधूरा लग रहा है? क्या इसके आगे अभी कोई सेंटेंसेस है जो कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस सेंटेंस के इतने के बाद आगे भी सेंटेंसेस हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं ना। यानी ये कह रहा है कि राम स्कूल गया, यानी वह सेंटेंस पूर्ण हो गया। जब सेंटेंस पूर्ण हो गया तो यहाँ पे अगर फुल स्टॉप नहीं देंगे, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं
कि अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं, अगर पूर्णतः हो जा रहा है तो वहाँ पे फुल स्टॉप अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वह सेंटेंस को आपको क्रॉस किया जा सकता है, यानी आपके सेंटेंस रॉन्ग होंगे, गलत होंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि कोई भी सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे फुल स्टॉप देना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर फुल स्टॉप आप नहीं देते हैं तो इसका मतलब कि आपका सेंटेंस सही होते हुए भी गलत है। क्लियर? आगे चलिए देखते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है विराम। दूसरा हम बात करते हैं कॉमा। कॉमा कैसे लगाते हैं? इस प्रकार से लगाते हैं, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो इस कॉमा का यूज कहाँ पे करते हैं, आइए देखिए। इसका अर्थ होता है अल्प विराम। इसका पूर्ण विराम, ये अल्प विराम। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्दों को, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्दों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं आपको पता है, 8 होते हैं, ठीक है। उसमें किधर गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्दों को कॉमास से अलग किया जाता है। यानी अगर एक ही सेंटेंस में कई वर्ड्स आ जाएं जिन्हें समझने में परेशानी हो रही हो तो ऐसे स्थितियों में हम कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा लगाकर के उस सेंटेंस को अलग करते हैं, जिससे हम उस सेंटेंस को समझने में क्या होता है, आसानी होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देखिए। जैसे राम, श्याम एंड मोहन रीड देयर लेसन। राम, श्याम एंड मोहन, अगर हम यहाँ पे कॉमा न लगाएं तो क्या यह सेंटेंस आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, आपको समझने में कठिनाई महसूस होगी। इसीलिए राम, श्याम एंड मोहन, यानी ये तीनों क्या है, नाउन है ना। बात समझ में आ रही है? ये तीनों क्या है, नाउन। नाउन कहते किसे हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, तीनों पर्सन का ही नाम है ना। रीड देयर लेसन, इस लेसन को क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो यानी इसका कहने का अर्थ है कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्दों को कॉमा से अलग किया जाता है, यानी कॉमा लगा करके हम उसे परिभाषित करते हैं, तो हमको समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती। अब आता है कॉलन एंड डैश। कॉलन एंड डैश, जिसे हम कहते हैं निर्देशक। बात समझ में आ रही है? कभी कभी हम करते क्या हैं कि इस प्रकार से करके इस प्रकार से कर देते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, कर देते हैं, लेकिन इसका आशय हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार क्यों किया जाता है। तो चलिए इसके माध्यम से देख लेते हैं कि शीर्षक के पश्चात या डायलॉग में प्रत्येक बोलने वाले के बाद कॉलन या फिर डैश या फिर कॉलन एंड डैश दोनों का ही प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? शीर्षक के बाद, जैसे ये शीर्षक मैंने लिखा, कॉमास मैंने लिखा, तो यहाँ पे अगर हम चाहते तो कॉलन एंड डैश कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं नहीं किया हूं, क्योंकि इस चिन्ह को हमें दर्शाना है, संकेत करना है। ये जो एरो मैं दे रहा हूं ये इंडिकेट, कोई शीर्षक के आगे हम इस कॉलन या फिर डैश का हम, या फिर कॉलन एंड डैश का दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, या फिर इसका या फिर इसका या फिर इन दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। हरी, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क है। हरी, हाउ आर यू, यहाँ पे कॉलन का चिन्ह लगा है ना, लगा है कि नहीं? बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं चौथा, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब होता है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेशन एक ही होता है, आप कंफ्यूज ना होइए। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे कहते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क, जो भी हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेशन। चलिए, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है। प्रश्नवाचक के बाद कॉमा दे लीजिए ताकि आपको समझने में परेशानी हो रही है। यानी जहां पे हम कॉमा देते हैं वहां पे हल्का सा हम अपने बॉडी को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं कुछ सेकंड के लिए। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है। अगर हम कहें कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है,
मतलब उसका सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है अगर इस प्रकार से बोल रहे हैं। अगर कामा हटा दें, अगर इस प्रकार से बोलें कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है, मतलब के अंत में के का कोई आशय नहीं निकल रहा है। अगर इसी को हम यहाँ पे कामा लगा दें तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है। तब इस सेंटेंस का आशय आपको समझ में आ रहा है कि जो प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है यानी ये, वो वाक्य के अंत में होता है। अगर वाक्य के अंत में नहीं लगाएंगे तो वह सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत होगा, है ना। तो यही है कामा का यूज और प्रश्नवाचक चिन्हों का यूज। चिन्हों का यूज से बहुत बड़ा फर्क होता है, अंतर होता है। तो क्लियर हो गया, इतने में ही आपको समझ जाना चाहिए प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है ना। अगर आप इन दोनों को एक ही में बोल देंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है, तब उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है तो ये सेंस आपका क्लियर हो जा रहा है। एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। प्रश्नवाचक यानी जब क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन वाले वर्ड में, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लगाए तो वह सेंटेंस क्या सही माना जाएगा, माना जाएगा सही। और अक्सर गलती बच्चे यहीं पे करते हैं कि वह चिन्हों का विशेष ध्यान नहीं देते, चिन्हों का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं होता, इसलिए चिन्हों का वैल्यू नहीं देते हैं, इसलिए उनका सही होते हुए भी एग्जाम में काट दिया जाता है। तो कहते हैं कि हम तो सही किए थे लेकिन गलत क्यों हुआ, है ना। हमने तो सही किया था, पूरा करके आया था, मैं सही पूरा किया था, लेकिन फिर भी मेरा मार्क्स कम है। तो जब बाद में पता चलता है तब पछतावा आता है। तो आप पछताने से पहले ही इस चीज को समझ लीजिए कि आखिरकार गलती कहाँ पे करते हैं, है ना। आगे आइए देखते हैं मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यानी इस चैप्टर से पहले विस्मयादि बोधक चिन्हों के ही बारे में मैंने पढ़ाया था। बात समझ पा रहे हैं। इंटरजेक्शन, चैप्टर 9 में इंटरजेक्शन था ना, और इंटरजेक्शन में ज्यादातर इसी चिन्ह का मैंने प्रयोग किया था। आप अपना कॉपी का पेज पलट के देख लीजिए कि जो मैंने, या फिर पिछला वाला वीडियो चैप्टर 9 का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें इसी चिन्ह के ही बारे में मैंने बात किया है। यानी इसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये प्रयोग कहाँ पे होते हैं, इंटरजेक्शन। इसका प्रयोग इंटरजेक्शन के बाद किया जाता है। इंटरजेक्शन होता क्या है, शायद आपको पता होगा कि इंटरजेक्शन क्या होता है ना। बात समझ में आ रही है। यानी जिन शब्दों से आश्चर्य, दुख, भय, आनंद और घृणा आदि मन के भाव को प्रकट करते हैं या आदि मन में जगते हैं, ऐसे भाव जब प्रकट होते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। बात क्लियर हो पा रही है। तो जैसे ओह यू आर हियर, अरे क्या आप यहीं हो, कहते हैं ना। अरे भाई तुम यहीं पे हो, गए नहीं अभी, अरे तुम यहीं पे हो। यानी आश्चर्यचकित कर देते हैं ऐसे सेंटेंस, या दुख कोई प्रकट करते हैं ऐसे सेंटेंस, या फिर आनंद या फिर घृणा या फिर किसी प्रकार का भाव अगर मन में हमारे प्रदर्शित हो रहा है, उठ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम इंटरजेक्शन में रखते हैं। तो उस जगहों पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई। अगर चैप्टर 9 का जो वीडियो देखे होंगे जिन बच्चों ने, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये सब समझ में आता होगा। नेक्स्ट अपोस्ट्राफ। अपोस्ट्राफ किसे कहते हैं या क्या होता है, जैसे कि हम किसी सेंटेंसों के आगे हम देखते हैं कि ऊपर में जैसे मान लीजिए राम लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, राम लिखा है, तो राम के ऊपर है ऐसे, यहाँ पे यस लिख देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपोस्ट्राफ। यानी इस अक्षर के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इस अक्षर के साइड में भी होना चाहिए और ऊपर कोने पे होना चाहिए। अगर इस प्रकार से है तो इस चिन्ह को हम क्या बोलेंगे, अपोस्ट्राफ। क्या बोलेंगे, अपोस्ट्राफ। बात समझ में आ रही है। इस चिन्ह को हम अपोस्ट्राफ बोलते हैं।
तो यही देख लीजिए कि एक सजीव नाउन का दूसरे नाउन से संबंध प्रदर्शित करने के लिए अपोस्ट्रॉफ का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल, दिस इज हरीश कार, यानी यह कार हरि की है। यह कार किसकी है? हरि की है, यानी हरि व्यक्ति का नाम है। इस यस का मतलब अपोस्ट्रॉफ का मतलब इस यस अगर अपोस्ट्रॉफ लगा करके यस लग गया तो वहां पे का के अर्थ में या फिर से के अर्थ में उसका यूज होता है। बात समझ में आ रही है? जैसा सेंटेंस वैसा हम प्रयोग करते हैं। ज्यादातर हम के माध्यम से यूज करते हैं इसे, यानी दिस इज हरीश कार, यानी यह कार किसकी है? यह कार हरि की है। यह कार हरि की है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से अब नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर ये मैंने ऐसे भी लिख दिया हूं कि आखिरकार कैपिटल लेटर में बहुत से ऐसे नियम हैं जो कि आपको जानना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ हम इतना ही बता दे रहे हैं कि शुरुआती दौर में जो होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर का मतलब क्या होता है कि आखिरकार बड़े अक्षर प्रत्येक वाक्य के पहले जब भी हम कोई सेंटेंस का शुरुआत करते हैं तो उस शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? कैपिटल। अब कैपिटल अक्षर आप सभी को पता होगा कि ए से जेड तक इस प्रकार से होता है, ये वाला, है ना? या फिर ये भी होता है ना? इस प्रकार से। तो ये नहीं, कैपिटल यानी इस वाले में जो लेटर आएगा हर अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सबको? तो ऐसे या फिर नदी, पहाड़, समुद्र, दिनों तथा महीनों के नाम को चाहे वो बीच में लिखा जाए चाहे कहीं भी लिखा जाए, ऐसे नामों को हम क्या करते हैं? शुरुआत का जो लेटर होता है वह कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होता है। अगर कोई सेंटेंस बीच में भी है, अगर किसी का नाम है तो वहां पे हम जैसे अगर ये सेंटेंस के बीच में है तो बीच में भी अगर हम यहाँ पे स्कूल के जगह पे अगर किसी व्यक्ति का नाम होता तो हम उसका शुरुआत का लेटर कैपिटल ही लिखते। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजों को ध्यान देना बहुत ही बेहद जरूरी है। या फिर अगर फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ से आप लिखना यूज कर रहे हैं, लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ का भी लेटर कैपिटल लेटर ही लिखते हैं, ये ध्यान रहे। बस आप इतना समझिए, बाकी फिर हम अगले क्लासों में इसका विश्लेषण किया जाएगा, इसे बेहद तरीके से जाना जाएगा। फिलहाल आपके लिए इतना ही है। अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।